एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एक क्लब है बैच लेक्चर नंबर 44 में आप सभी का स्वागत करता हूं। होप सो इसके पहले वाले सारे वीडियोज आप लोगों ने देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहां से देखिए। अभी तक हमने केमिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस में 3 वीडियो डाल रखे हैं, वो भी आपको क्लब बैच में मिलेगा। और ये केमिस्ट्री का चौथा सेट प्रैक्टिस है जो कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर 1 भी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है कि आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है। अगर आप ओएमआर शीट लेकर के बैठेगा तो और अच्छा होगा। और 70 में से आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको 70 में से जिस 35 क्वेश्चन को आप जानते होंगे उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, मतलब कि द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम। तो मेन क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं और वो 7 क्रिस्टल ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ये 7 होते हैं। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी पूछा है। तो देखिए, एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 होता है, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 8 होता है और एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 12 होता है। ठीक, तो एससीसी जो होता है ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी का 8, एफसीसी का 12। तो पूछा क्या है, बीसीसी बॉडी सेंट्रल ट्यूब पूछा है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि ब्रेवियस लैटिस पूछा है इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोग जाकर के 14 को टिक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये टोटल नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है, केवल क्यूबिक पूछा है, यानी कि ओनली घनाकार क्रिस्टल में ही आपको बताना है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, इसमें पूछ दिया सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में पूछा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, मतलब यही पूछा गया, 8 होता है इसका आंसर। और जितना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ठीक उसका आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो अगर एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका ठीक आधा होगा। तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, 4 होगा। बट हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड ही बताना है एफसीसी में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका हिमांक और नमन सबसे अधिक होगा, किसमें डेल्टा टीएफ का मान सबसे ज्यादा होगा। अब क्या करना होता है कि मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है 1 फैक्टर इनटू केएफ इनटू मोलैरिटी। तो K2SO4 है, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें 2 मिलेगा पोटेशियम का आयन और 1 मिलेगा सल्फेट का आयन। उसके बाद सोडियम क्लोराइड है, इसको ब्रेक करेंगे, सोडियम का आयन मिलेगा प्लस क्लोराइड का आयन मिलेगा। यूरिया है, NH2CO NH2। अब कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता है। ग्लूकोज C6H12O6, यहां भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हुआ, 2 पोटेशियम का और 1 सल्फेट का, 2 1 3। इसमें नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1 1 2। और इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं मिला है तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल 1 और इसमें भी नंबर ऑफ मोल 1। तो इसमें जो 1 फैक्टर आई होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसके पास है, K2SO4 के पास है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, K2SO4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्य गुण धर्म का उदाहरण है, कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। 4 प्रकार का होता है। एक होता है RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। उसके बाद होता है हिमांक में अवनमन। उसके बाद फिर होता है क्वथनांक में उन्नयन और चौथा होता है परासरण दाब। तो यही बोला गया है, सीधा सीधी दिख रहा है कि घना, तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ओह, निम्नलिखित में कौन विलयन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, क्वथनांक उन्नयन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। घनत्व तो कहां से होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा, ताप भी नहीं होगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन। नेक्स्ट, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज का बात कर देगा, फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसका आणविक द्रव्यमान होता है 180 AMU। अब यहां से मोल निकालेंगे तो ग्राम में दिया हुआ द्रव्यमान 18 है,
और बट्टा आणविक द्रव्यमान 110 यानी कि इसका मोल हो जाएगा 0.1 मोल। विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 है तो 1000 के बदले में डायरेक्ट 1 kg लिख देते हैं। अब यहाँ से आपको निकालना होगा मोललता। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान इन केजी। तो विलेय का मोलों की संख्या कितना है 0.1 और विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मोलल, या आप इसको मोल पर केजी भी कह सकते हो। तो देख सकते हैं 0. मोललता पूछा गया है 0.1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मोललता पूछा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, एक फराडे बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होगा। एक फराडे बराबर होता है, अब एक फराडे क्या होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 96,500 कूलम। ठीक, जलीय घोल के एक अणु में K4Fe6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब K4Fe6 है, अब इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, अब यहां से K4Fe6 इसको नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और IUPAC नाम लिखिएगा तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसको कहते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। बट इसको तोड़ना है इसके आयंस में, तो पोटेशियम को तोड़ेंगे तो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है। अब इसके पोटेशियम के ऊपर जो +1 जाता है वो यहां से जाता है, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहेगा इस लोअर सबस्क्रिप्ट में जो भी होगा वो शुरुआत वाले के पास चला जाएगा, और इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में जो भी होगा इसके पास चला आएगा। तो ये 1 इसके पास जाएगा, तो जो पहले रहता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाद में होता है वो निगेटिव होता है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन को अलग करना है, FeCN6, और यहाँ पर चार्ज होगा 4-, क्योंकि यहाँ पर जो भी रहता है वो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, तो ये 4-। अब रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, पोटेशियम की संख्या 4 है तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे कुल कितने आयन मिला तो 4 पोटेशियम का और 1 मिल गया ये कॉम्प्लेक्स आयन मिल गया, तो 4 1 5 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मलिटी का मान दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल। घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 है। अच्छा, एवं अनंत तंता पर 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो CH3COH का विखंडन का अंश मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। तो चलिए, तो नॉर्मलिटी दे दिया तो खैर अलग बात है, इससे कोई सॉल्यूशन का लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान दिया हुआ है। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कितना है 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, और इसका नॉर्मलिटी का मान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पर 80, वही हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 400 और नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान दिया हुआ है 80। तो पूछा कि अल्फा मान बताइए, तो अल्फा का जो मान होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, दोनों का रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अगर मोलर कंडक्टिविटी देता तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। तो इसका मान दिया हुआ है 80 और डिवाइडेड बाय इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इसका मान दिया हुआ है 400, कट्टम कुट्टम हो जाएगा 8 × 5 = 40, 1/5 यानी कि 0.2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा कहा जाता है, इसका आंसर 0.2 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर, जिंक, आयरन और Fe के मानक अवकरण विभवों का क्रम है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल का इसमें ऑर्डर पूछा गया है। एक न्यूमेरिक आपको याद रखना है, लिखबा, सरकाना, मग, अल, मन, जन, कर, फीकड, कोनी, संपब, हक्कू, हज अज, पट्टू। अब ये क्या है सो देखिए, लिखबा यानी कि LIK लिखबा, सरकाना, लिखबा, सर का ना, मग, अल, मन, जन,
कर फी कड को नी शन पब हा कु हज अज पट कु। ठीक है, यही है। देखिए, लिखवा सरकाना मग अल मन जनकर फिकट कोनी संपब हक्कू हजस पट्टू, ऐसा न्यूमेरिक है जो कि पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने के लिए एकदम बेस्ट न्यूमेरिक है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं न्यूमेरिक, वो भी आपको जानते होंगे, केदारनाथ वाला भी आपको पता होगा। तो लिखवा सरकाना मग अल मन जनकर फिकट कोनी संपब हक्कू हजस पट्टू, और ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें बताना है किसका किसका है, कॉपर का, जिंक का, आयरन का और सिल्वर का। उसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लगाना है। तो आप एक बात बता दें कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा, इसका जो वैल्यू होता है एक समय के बाद हाइड्रोजन पर आकर के इसका एसआरपी का मान 0 हो जाता है। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम का जो होता है वो सबसे कम होता है, लिथियम सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा बेरियम, और ये निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा और धीरे 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 उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और हाइड्रोजन पर आकर के एसआरपी का मान 0 हो जाता है। और उसके बाद फिर यहां से कॉपर, मरकरी, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, इसको आप कॉपर, मरकरी, आयरन, प्लेटिनम, गोल्ड, ये प्योर मेटल होते हैं, इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम आएंगे तो एसआरपी का मान निगेटिव होगा, यहां से भी आएंगे एसआरपी का मान निगेटिव मिलेगा, लेकिन ये निगेटिव में ही वैल्यू इसका बढ़ते जाता है और यहाँ पर आते आते एसआरपी का मान 0 हो जाता है और फिर यहां से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर लिखा गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, तो एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है। इसमें जो ऊपर रहेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा। तो देख लीजिए, इसमें कॉपर है, जिंक है, एजी है और एफी है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसआरपी का मान किसका होगा, तो सबसे नीचे कौन है, एजी, तो पहले आ गया एजी। ये एसआरपी का ऑर्डर लिख रहे हैं, एसआरपी ऑर्डर सबसे ज्यादा एजी है। ठीक, तो देख लीजिए सबसे पहले ऑप्शन तो बी ही दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। अब क्या, सबसे ज्यादा एजी होता है और एजी सबसे पहला ऑप्शन बी में ही करेक्ट है, ए सी डी में है ही कहीं नहीं, तो फिर क्या यही आंसर हो जाएगा। बाकी अब अगर आप इसको रटिएगा तो पूरा जीवन भर रटते रहिएगा, कभी याद नहीं होगा। जब तक ये पूरा का पूरा सीरीज याद नहीं करेंगे तब तक ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाना मुश्किल, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जेईई नीट और सीयूईटी में पूछा जाता है, इस लेवल का ये क्वेश्चन है। तो बोर्ड के बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, बस वो रटते हैं, बट आपको रटना नहीं है। आपको अगर न्यूमेरिक दिया जा रहा है तो आप उसको याद कीजिए। अब देख लेते हैं एजी के बाद, ठीक देखिए एजी है यहाँ पर और इसके ठीक ऊपर कॉपर है और इससे ठीक ऊपर आयरन होगा, देखिए यहाँ पर आयरन है, एफी है, और उससे ठीक ऊपर जिंक होगा जो कि यहाँ है, बिल्कुल। तो इसीलिए एजी का सबसे पहले होगा, उसके बाद कॉपर का, आयरन का एंड जिंक का। होप सो ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो कौन द्वितीयक सेल है, तो लेक्लांची नहीं, लेक्लांची तो नहीं है, लेक्लांची तो प्राइमरी सेल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जल्दीबाजी में से सभी टिक नहीं करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कैंसिल में से सभी नहीं होता है। लेड स्टेटेड सेल जो है ये द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है। हाँ, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ए का एसआरपी है प्लस 0.68 और बी का है माइनस 2.50 और सी का है माइनस 0.50। तो उनका अपचयन शक्ति क्या होगा, आपको पता होगा कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है और आपने देखा था लिखवा सरकाना में लिथियम सबसे ऊपर था, तो लिथियम का एसआरपी का मान सबसे कम था। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी का। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा। अब देख लीजिए इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, तो बी का होगा, क्योंकि इसका एसआरपी का मान सबसे कम दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन डी में ही बी है। एक को देख लीजिए, बाकी सब अपने आप आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है, कोई जेईई नीट का क्वेश्चन नहीं है कि इसमें चारों का चारों ऑप्शन में मिलाना पड़ेगा। बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी हो गया और देख लीजिए बी के बाद सी और सबसे ज्यादा ए का है, तो इसलिए सबसे कम इसका रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होते हैं? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि जो अभिक्रिया का कोटि होता है और इसका जो रेट कांस्टेंट होता है, दोनों का यूनिट आपस में बराबर होगा और वो होगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? प्रति सेकंड प्रति समय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिक्रिया का वेग निरूपण निम्नलिखित में से क्या होगा? आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आर लिखेंगे तो माइनस डीए बाई डी, या इसको डीवी बाई डी भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है रहता तो उसका रेसिप्रोकल से डिवाइड कर देते तो माइनस डीए बाई डी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो ताप करता है, बिल्कुल। दाब भी करता है, सांद्रण भी करता है, तो इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम क्या है? एकदम किसको इसको पता नहीं होगा एंजाइम क्या है। एंजाइम सबको पता होता है कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम इज ए प्रोटीन। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसी क्वेश्चन को तो बनाना है, नहीं छोड़ना है इसको बिल्कुल भी। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो सॉल्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्ट टिंडल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस, इमल्सन, और वो भी कैसा इमल्सन है? जल में परिक्षेपित वसा होता है। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला होता है P2O5। तो P2O5 क्या है? एक गुड एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट। हेमेटाइट से प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फ्लक्स के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि जो गंदगी होता है उसको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, उस गंदगी को हटाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। गैंग या मैट्रिक्स, और गैंग या मैट्रिक्स जब फ्लक्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्लैग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो फ्लक्स की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 24, निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर सिल्वर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। गैलेना किस धातु का यौगिक होता है? पीबी। और गैलेना का फॉर्मूला पता भी होगा, इसका आंसर पीबीएस होता है, ये गैलेना है। ठीक, सल्फाइड रेशो का सांद्रण किससे किया जाता है? फेन-प्लान विधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी कभी कभी ऑप्शन ए और सी को लेकर भी कंफ्यूजन होता है। क्लोरीन अमोनिया का अधिकतम में अभिक्रिया करके क्या बना? मतलब क्लोरीन अमोनिया का अधिकतम में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाँ, तो क्लोरीन जो होता है वो जैसे अमोनिया के अधिकतम में रिएक्शन कराया जाता है तो N2R प्लस NH4Cl बन जाता है, जिसको नौसागर कहा जाता है। यही नौसागर है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। निम्नलिखित में किसमें पी पाई बॉन्ड बनता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। पी पाई बॉन्ड, ये सवाल पूछा है बैक बॉन्डिंग का, और मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बैक बॉन्डिंग वाला यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है क्लबिया बैच में, आप उसको देखिए। पी पाई किसमें बॉन्ड बनता है? तो पी पाई जो बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। पी पाई डी पाई बॉन्ड किसमें बनता है? इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास होता है पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास होता है पी ऑर्बिटल। ठीक है, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसलिए इसमें जो बॉन्डिंग बना हुआ है वो पी पाई बॉन्डिंग बना हुआ है। इसमें कार्बन के पास होता है पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास बना हुआ, ऑक्सीजन के पास गया पी ऑर्बिटल, इसमें पी पाई बॉन्डिंग बन रहा है। इसमें बोरोन के पास होता है पी ऑर्बिटल, इसके पास तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता ही है, और O के पास भी होता है पी ऑर्बिटल, तो इसमें भी पी पाई बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन इसमें सल्फर के पास होता है डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होता है, और O के पास होता है पी ऑर्बिटल, तो इसमें बनता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। और ये सब के सब बैक बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाइए और लेक्चर नंबर जाकर के प्लेलिस्ट से लेक्चर खोज करके देख लीजिए। इसलिए इसका आंसर होगा डी, SO3 सल्फाइड आयन कहते हैं इसको, इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनता है। निम्नलिखित वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? चाल्कोजेंस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वर्ग 17 रहता तो हैलोजन, वर्ग 15 रहता तो निकोजन। प्रथम श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या होते हैं? देखिए, क्रोमियम पर ज्यादा से ज्यादा +6 चार्ज हो सकता है और मैग्नीज पर +7, क्योंकि एक कंपाउंड है K2Cr2O7 जिसमें क्रोमियम पर चार्ज होता है +6, और एक कंपाउंड है KMnO4 जिसमें मैग्नीज पर चार्ज होता है +7, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक से बढ़ता है? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में 4f ऊर्जा जो होता है वो ग्रेजुअली फील्ड होता है। K3Cr C2O4 3 माइनस में Cr का समन्वय संख्या क्या होगा? देखिए C2O4 2 माइनस को कहते हैं ऑक्सीलेटो। अब ये जो ऑक्सीलेटो होता है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट करने का मतलब कि एक बार में दो लोन पे डोनेट करता है, तो इसकी संख्या है 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 गुना 6, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा बारी बारी से। चलिए लिखते हैं। इसमें निकल पर चार्ज हो जाएगा 0, इसमें निकल पर चार्ज हो जाएगा +2, यहां पर भी हो जाएगा +2 चार्ज, और यहां भी हो जाएगा, और कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ -3 से +3 चार्ज हो जाएगा। अब डाया जो होगा उसका पूरा का पूरा ऑर्बिटल भरा होगा पारा में, कोई भी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो उसको हम पारा कर देंगे। चलिए ऑप्शन ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो अफवाहों के अनुसार नहीं लिखेंगे। बार बार मैं अपने वीडियो में, अपने सेट प्रैक्टिस में इस बात को बोलता हूँ, अपना अपना तरीका होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था कि इसमें जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे उसमें पहले आप 3D को फिल करो, बाद में 4s को फिल करना। पहले आप उसमें अफवाहों का प्रिंसिपल को मत लगाओ, उसमें देखना ही नहीं है, पहले 3D को फिल कीजिए, बाद में 4s को फिल किया जाएगा। तो ऑर्गन हो गया, इसके बाद 3D को भरना है, 4s को नहीं भरना है, तो 3D10, तो 3D10 हो गया। निकल 28, चार्ज 0 है ही। अब 3D 18 10 28 सही तो है। 18 ठीक है, और चार्ज भी 0 है। ये 3D10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके बाद एस है, पी है, जिसके साथ CO आएगा और ओवरलैपिंग करेगा, उसकी बात नहीं करता हूं। ये पूरा का पूरा डाया है। हमसे क्या पूछा है? पारा पूछा है। ये तो हो गया डाया। अब इसका चर्चा कर लेते हैं। इस पे चार्ज है +2, तो निकल पर +2 चार्ज आएगा, तो लिखेंगे ऑर्गन, और ये 3D10 लिखा हुआ है, तो 3D10 में से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो 3D8 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी 18 10 28 इलेक्ट्रॉन थे। जब 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब उसके पास केवल 26 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 18 8 26 होता है। अब 3D8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो CN ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो CN आएगा और उसको पेयरिंग करा देगा। इसको पेयरिंग करा देगा तो ये पूरा पूरा ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और ये चारों ऑर्बिटल भर जाएगा, तो इसलिए इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी कि ये भी क्या है? ये भी डाया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। जल्दीबाजी में आपको ऑप्शन बी टिक नहीं करना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए ऑप्शन सी, इसमें भी चार्ज है निकेल पर +2, तो +2 चार्ज है तो इसी के जैसा होगा, आर्गन और 3D8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों को दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि कोल्ड्रिन जो होता है वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कोल्ड्रिन के पास उतना एनर्जी नहीं होता है कि ये इसको पेयर कर पाए, तो इसीलिए ये पारा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। NiCl का होल 4 -2 यही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पैरामैग्नेटिक है, बाकी ये भी डाया होता है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन आप समझ लीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से पता चलता है, जिसको CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि CFT में पढ़ाया जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाया जाता है। इसमें जो अमोनिया होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है और इसमें पेयरिंग हो जाता है, इसलिए आप ऑप्शन डी को भी टिक नहीं करेंगे। ये भी पारा होगा, सॉरी ये भी डाया होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे डाया होते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पर बिहेव कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो Cl है वीक लिगेंड पर बिहेव कर रहा है और वीक लिगेंड के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर पाए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह बिहेव करता है? तो देखिए, अगर किसी के ऊपर नॉर्मल चार्ज होगा,
नॉर्मल चार्ज करने का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए जितना चार्ज की आवश्यकता होती है उसको नॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक, और फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, तो अगर किसी के पास नॉर्मल चार्ज है तब वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। अगर किसी के पास मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ग्रुप नंबर जो मेंडलीफ ने दिया था वो वाला ग्रुप नंबर। तो जैसे कि सल्फर पे इस पे चार्ज है -2, इसमें सल्फर का चार्ज होगा +6, बाकी आपका काम है -2 +6 आप निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस हो रहा है तो -2 +6 निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। सल्फर पर चार्ज होगा +4 और इसमें सल्फर पर चार्ज होगा +6। तो चूंकि सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, 2,8,6, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका चार्ज होगा -2, तो इसका नॉर्मल चार्ज होगा -2। तो अगर सल्फर पर -2 है तब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर सल्फर पर +6 है, +6 करने का मतलब होता है ये सल्फर ग्रुप 16 में होता है, तो 16 में से 10 घटा लीजिए 6, ये ग्रुप नंबर आ गया, और सब ग्रुप ए होता है। तो अगर सल्फर पर मैक्सिमम चार्ज +6 है तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बट हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन ऑक्सीकारक और अवकारक, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो अगर चार्ज नॉर्मल और मैक्सिमम के बीच में होगा तो समझिएगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। इस पर है -2 चार्ज, इस पर है +6 चार्ज, इस पर +6 चार्ज, लेकिन इस पे है +4 जो कि -2 और +6 के बीच में होता है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रंगीन है? देखिए ये जो है NO2, ये रंगीन है, इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, ये भूरा कलर का होता है NO2, ये रंगीन होता है, बाकी सब कलरलेस होता है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? तो कलरलेस वो होगा जिसका या तो डी पूरा खाली होगा या पूरा का पूरा डी भरा होगा। अगर डी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन होता है तब वो कलरफुल होता है। अब देखिए ये तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, ऑर्गन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d10 और 4s1, ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यहाँ पे हम आपका का प्रिंसिपल यूज किए हैं, यहाँ पे हम पहले 3d को भरेंगे बाद में 4s को भरेंगे, इसलिए आप इसको सही बोलेंगे। और उसके पहले मैंने जो लिखा था बीबीटी में वो भी सही था, वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार भरा गया था। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो ऑर्गन हो जाएगा और 3d10। अब देखिए डी के पास पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हो जाएगा कलरलेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सी, बी और डी भी चेक कर लीजिए कि इसका आंसर कलरफुल क्यों होगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? देख लीजिए, डी ब्लॉक का नहीं होगा, वो नहीं होगा। Fe, ये तो डी ब्लॉक का है, कॉपर भी डी ब्लॉक का है। SnNHG, अब Hg होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 80 मरकरी का। और अब जानते हैं कि परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। और परमाणु संख्या 90 से लेकर के 103 को एक्टिनाइड कहते हैं। इसके पहले आया होगा क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, एक ब्लॉक के हो जाते हैं। और Ag का परमाणु संख्या 80 होता है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मरकरी। वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP6। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, NH2NP6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होता है? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? ऑप्शन बी है, हीलियम। ठीक है, हुक की विधि द्वारा निम्नलिखित किस धातु का शोधन होता है? तो हुक जो मेथड होता है इसमें एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। थर्माइट से एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, वन आर्कल से टाइटेनियम को प्राप्त करते हैं, मोड से निकल को प्राप्त करते हैं और साइनाइड से सिल्वर को प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसका है? फ्लोरीन का। F2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो F2 का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम होगा। लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व में नहीं है? ज़ेनॉन जो होता है वो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करता है, पहले फ्लोरीन के साथ करेगा फिर बाद में ऑक्सीजन के साथ जाकर के ओवरलैपिंग किया था, इसीलिए ऑप्शन अब बी करेक्ट होगा क्योंकि नियॉन तो कंपाउंड बनाता ही नहीं है, ज़ेनॉन बनाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो ए, सी और डी
तीनों के तीनों पॉसिबल, लेकिन ऑप्शन बी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो कितना बार आया ये क्वेश्चन। फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग लेता है, बाकी सब नहीं लेता है, तो आंसर सी हो जाएगा। जटिल यौगिक कंपाउंड दिया हुआ है, जलीय विलयन में आयनों की संख्या है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन और ये क्लोराइड का 2 आयन, तो 2 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। केमिकल टेस्ट का वीडियो आपको क्लब बैच में मिल जाएगा, वहां से जाइए और देखिए कौन कौन टेस्ट देता है, कौन नहीं देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है इथाइल अल्कोहल देता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इथाइल अल्कोहल देगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में अंतर जानने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड जो होता है वो RH होता है। का जलीय KOH एल्कोहलिक KOH सॉरी एक्वस KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे R पर होता है प्लस और H पर होता है माइनस, OH पर होता है माइनस और K पर होता है प्लस। ये OH आएगा और X पर ऐसे अटैक कर देगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल गया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और ऑप्शन में तो योगशील प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप ये भी समझिए कि सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तब इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तब इसको एलिमिनेशन कहते हैं। अगर पाई बॉन्ड टूट गया और सिग्मा बॉन्ड बना, तब इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन का विलोपन और एडिशन का योग होता है। इसमें क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड टूटा है तो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो सिग्मा टूटेगा तो सिग्मा बनेगा, तो इसको प्रतिस्थापन कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, पहला बात ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन होगा, और सेकेंडरी है तो क्लोरीन उस कार्बन पे लगा होगा जिसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है। अब क्लोरीन या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे लगा होगा, तो आप नंबरिंग करके देख सकते हैं, कहीं भी आप क्लोरीन का रखेंगे बात वही पड़ेगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विनाइल क्लोराइड है? विनाइल क्लोराइड का पहचान होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर कहीं से हाइड्रोजन ग्रुप आकर के लग जाए तब उसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कहाँ है? यहाँ है, और हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक करने का मतलब एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक वो दवा होता है जो किसी को बेहोश करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थेटिक की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, C2H5OH इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और CH3OCH3 इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। इसमें अल्कोहल ग्रुप और इसमें इथर ग्रुप है, दोनों का दोनों कैसा आइसोमरिज्म शो करेगा? फंक्शनल आइसोमरिज्म, हाँ फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? अगर प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी से कीटोन मिलेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल बोला है तो इसका आंसर एल्डिहाइड हो जाएगा। आ गया, प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण, प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिवन ना, प्राथमिक अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल होता है 1 डिग्री अल्कोहल, इसको अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन मिलता है। एंड टर्शियरी अल्कोहल जो होता है ये नो रिएक्शन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड अगर होगा तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट, डाइइथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या होगा? डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ठीक है। इथॉक्सी इथेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम होता है? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड OCH3। तो IUPAC प्रणाली में 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन होगा, प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनॉन।
फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ऑप्शन डी। और इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है तब उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCOOH। अब जिसके पास अल्फाइस नहीं होता वो कैनिजारो देता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप गर्म कीजिएगा, तो जैसे आप गर्म कीजिएगा तो आपको मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा CH3OH और सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा HCOOO, ऑप्शन बी। 55 अभिक्रिया CH3CO CH3HCl। देखिए ये क्या होता है कि CH3 है एसीटोन, एसिड डबल बॉन्ड O है और CH3 है प्लस HCl में H पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर दिया और साथ ही साथ यहाँ से क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया, देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया और साथ साथ जो डबल बॉन्ड है वो मतलब डबल बॉन्ड जो है वो टूट गया। तो चूंकि डबल बॉन्ड टूटा तो पाई टूटा और उसके बाद सिग्मा बना, तो एडिशन, और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया है तो न्यूक्लियोफिलिक, तो आंसर सी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। निम्नलिखित अम्लों का क्रियाशील, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है? क्या क्वेश्चन पूछता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, CH3Cl के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो एसिटिक एसिड मिल जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अणुसूत्र C3H9 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? ये बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। देखिए नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, अब तीनों कार्बन को यहाँ ला दीजिए, H, ये मिल जाएगा आपको प्राइमरी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, काउंट कर लीजिए, नॉन हाइड्रोजन फूट जाएगा। उसी प्रकार से नाइट्रोजन है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से भी आपको वही मिलेगा, C3H9 मिलेगा। और एक बार कार्बन को यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए और यहाँ डाल दीजिए। तो देखिए ये प्राइमरी एमिन मिल गया आपको, ये मिल गया सेकेंडरी, ये मिल गया टर्शियरी, तीनों प्रकार का एमिन मिलता है। तो इसलिए इसमें अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट सी टर्शियरी एमिन को टिक करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा। एनिलीन की अभिक्रिया शुद्ध में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर, तो एनिलीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पर NH2, और इसमें क्या करेंगे, फीमिंग H2SO4 डालेंगे, फीमिंग H2SO4 जैसे डालिएगा ये रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर SO3H आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो इसको कहा जाता है पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पारा, क्योंकि ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है बेटा पोजीशन और ये होता है पारा पोजीशन। तो NH2 पारा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा पारा एमिनो, और ये पूरा पूरा कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। तो सल्फेनिलिक एसिड इसका नाम है, कॉमन नेम और आयुर्वेदिक एसिड नेम है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सल्फेनिलिक एसिड। नेक्स्ट, प्राइमरी एमिन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, कार्बोनिल एमिन रिएक्शन कहते हैं। 1 डिग्री एमिन का रिएक्शन जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ होता है वो प्राइमरी एमिन, उसको कार्बोनिल एमिन रिएक्शन कहते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो सुक्रोज का जल अपघटन जो होगा वो सुक्रोज, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन, हाइड्रेशन, एसिडिफिकेशन, इन्वर्जन होगा। क्योंकि इसमें एक इन्वर्टेज नाम का एक क्या बोलते हैं, ऊपर आया था, इन्वर्टेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी सहायता से जो सुक्रोज है ये तुरंत अपघटित होकर के अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, ये सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रुक्टोज में टूट जाएगा, जिसको इन्वर्जन बोलते हैं। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह है। तो एमिनो अम्ल जो जानते हैं क्या होता है, एमिनो अम्ल में COH भी पाया जाता है, NH2 भी पाया जाता है, तथा भी दोनों होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनता है? विटामिन
विटामिन नहीं बनता है सेलुलोज, इसको खाना पीना से लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है? ये प्लेमिटेट, ठीक है, तो बृहत अणु नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है, तो पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर हो जाएगा मिथाइल रबर, ठीक है। ये जो मिथाइल रबर है ये सबसे पहला इंडस्ट्री में इसको सिंथेसिस किया गया था। ऑर्लॉन निम्नलिखित में से किसके बहुलक है? तो ऑर्लॉन जो होता है एक रेलोनाइट्राइल का बहुलक होता है, इसीलिए ऑर्लॉन को पान भी बोलते हैं। पान का मतलब होता है पॉलीक्रेलोनाइट्राइल। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस है, तो आरएनए में गुआनाइन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्लों में कौन सा सही क्रम है? तो बेस शुगर फॉस्फेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। बेस शुगर फॉस्फेट ये ऑर्डर होता है न्यूक्लिक एसिड में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? स्टार्च ना सेलुलोज होगा, कोशिका भित्ति में सेलुलोज ही पाया जाता है। सो होप सो पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।